गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः चैप्टर नंबर जो 3 है उसके अंतर्गत जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपने जो 2 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तो आज के वीडियो के अंतर्गत अपना जो अध्ययन चलेगा वो चलेगा जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। देखिए, जनसंख्या से तात्पर्य है एक निश्चित इकाई क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको कहते हैं जनसंख्या के नाम से उनको पुकारा जाता है या उसे हम जनसंख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा जनसंख्या। तो देखिए, जनसंख्या जनसंख्या का तात्पर्य है एक निश्चित इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों या व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या हम किसे कहेंगे कि एक निश्चित इकाई क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों या व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, जनसंख्या के नाम से। अब फिर उसके बाद में आगे हमें अध्ययन करना है वितरण। किसके बारे में? वितरण। देखिए, वितरण के बारे में हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भूगोलवेत्ता जॉर्ज बी क्रेसी ने अपने कथन के अनुसार कहा था कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 90% क्षेत्रों के अंतर्गत मात्र 10% लोग निवास करते हैं और 10% क्षेत्र में मात्र 90% लोग ही निवास करते हैं। ये एशिया महाद्वीप के बारे में जॉर्ज बी क्रेसी का कथन था। तो कई बार छोटा सा यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या वितरण के बारे में जॉर्ज बी क्रेसी का क्या कथन है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा किसके बारे में? वितरण के बारे में। किसके बारे में? वितरण। तो वितरण जॉर्ज बी क्रेसी का कथन इनवर्टेड कोमा शुरू एशिया महाद्वीप में 90% क्षेत्रों में 10% लोग निवास करते हैं, जबकि 10% क्षेत्रों में 90% लोग निवास करते हैं। ये था
जॉर्ज बी क्रेसी का कथन। वितरण का तात्पर्य होता है, यदि सीधा हमें देखना है, सीधा यदि कथन देखना है तो सीधा सा तात्पर्य है कि एक स्थानीय जो क्षेत्र होता है उसमें लोगों को कितने लोग, एक स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत लोगों का वितरण कैसे है। आज हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर यहाँ जॉर्ज बी क्रेसी का जो कथन था एशिया महाद्वीप के बारे में कि 90% क्षेत्र में मात्र 10% लोग निवास करते हैं और 10% क्षेत्र में मात्र कितने लोग निवास करते हैं, 90% लोग निवास करते हैं। ये था जॉर्ज बी क्रेसी का कथन। अब फिर उसके बाद में आगे देखा जाए तो जनसंख्या का जो वितरण है वो सभी जगह असमान रूप से वितरण है। जनसंख्या का जो वितरण है वो सभी क्षेत्रों के अंतर्गत असमान रूप से वितरण है। फिर उसके बाद में आ जाता है आगे की जो हेडिंग, आगे का जो अपना भाग है वो है घनत्व। आगे का जो भाग है वो कौन सा है, घनत्व। अब देखिए घनत्व का तात्पर्य होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, घनत्व का तात्पर्य क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, घनत्व के नाम से। तो देखिए स्टूडेंट, अपने को ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ये कई बार इनके बारे में पूछ लिया गया है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। घनत्व का तात्पर्य होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको किस नाम से पुकारते हैं, जनसंख्या घनत्व के नाम से। तो आगे देखिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों, या ब्रैकेट में व्यक्तियों भी लिख सकते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों या लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों या व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? जनसंख्या घनत्व के नाम से। यहाँ हमें देखना होगा जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसमें आ जाएगा कुल जनसंख्या बटावा कुल क्षेत्रफल। ये कई बार छोटा जो न्यूमेरिकल यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत इतने व्यक्ति निवास करते हैं तो उसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा। तो सूत्र लिख लें, जनसंख्या घनत्व का सूत्र जनसंख्या घनत्व का सूत्र बराबर कुल जनसंख्या बटावा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, यानी जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होगा? कुल जनसंख्या बटावा कुल क्षेत्रफल। तो फिर इसके बाद में आगे अपना बढ़ जाता है वर्दी। आगे का टॉपिक क्या होगा? वर्दी। वर्दी का तात्पर्य होता है दो समय अंतरालों के बीच। वर्दी का तात्पर्य क्या होगा? दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है बदलाव। दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन या जो बदलाव आता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? जनसंख्या वर्दी के नाम से।
आगे अपना क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की, दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन या जो बदलाव आता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, जनसंख्या वृद्धि के नाम से। तो देखिए आगे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य होता है कि दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन या जो बदलाव आता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, जनसंख्या वृद्धि के नाम से। तो देखिए आगे देखें, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य होता है कि जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य होता है दो समय अंतरालों के बीच, दो समय अंतरालों के बीच, दो समय अंतरालों के बीच किसी, दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष, दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या, दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन या बदलाव होता है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य होता है दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन या जो बदलाव आता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब देखिए दो समय अंतराल 1990 से लेकर 2000 के बीच में यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में बदलाव आता है या परिवर्तन होता है, यदि जनसंख्या बढ़ती है, धनात्मक होता है तो उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। यदि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत यदि जनसंख्या में कमी आती है, ऋणात्मक होता है तो उसे हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। क्लियर। अब फिर उसके बाद में आगे अपना महत्वपूर्ण टॉपिक चलेगा कि जनसंख्या घनत्व। आज हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जनसंख्या अधिक विद्यमान है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या बहुत ही विरल या कम विद्यमान है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं, तो यहाँ अपने को अध्ययन करना होगा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या सबसे ज़्यादा विद्यमान है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम विद्यमान है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके कारण से कई क्षेत्रों में जनसंख्या सघन है और कई क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या बहुत ही विरल है, तो इसका अध्ययन आगे। तो सबसे पहले अपने को देखना होगा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके अंतर्गत मुख्यतः 3 कारक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या घनत्व को मुख्यतः कितने कारक प्रभावित करते हैं भैया? 3 कारक। नंबर 1 है भौतिक कारक। कौन सा कारक? भौतिक कारक। नंबर 2 आर्थिक कारक और नंबर 3 आ जाता है
सामाजिक एवं धार्मिक व सांस्कृतिक कारक। ये मुख्यतः जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो हमें ध्यान में रखना होगा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या घनत्व को मुख्यतः निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 भौतिक कारक, नंबर 2 आर्थिक कारक, नंबर 3 सामाजिक एवं धार्मिक व सांस्कृतिक कारक। अब सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा भौतिक कारक किसे कहते हैं। भौतिक कारक वे कारक होते हैं जो हमारे चारों ओर के वातावरण में विद्यमान होते हैं। ऐसे कारकों को हम किस नाम से पुकारते हैं? भौतिक कारकों के नाम से। फिर दूसरा कारक आ जाता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक वे कारक होते हैं जिनसे मनुष्य अपना जीविकोपार्जन करता है, अर्थात मनुष्य को जिन कारकों के द्वारा आय प्राप्त होती है उनको हम किस नाम से पुकारते हैं? आर्थिक कारकों के नाम से। और सामाजिक एवं धार्मिक और सांस्कृतिक कारक भी ऐसे हैं जो जनसंख्या को अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो देखिए नंबर 1 जो है, पहला जो है, इनके कई उपविभाग भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आ जाएगा भौतिक कारक। कौन सा कारक आ जाएगा? भौतिक कारक। अब भौतिक कारक के कई उपविभाग हैं भौतिक कारक, जिनमें नंबर 1 आ जाता है स्थिति। क्या आ जाएगा? स्थिति। अब यहाँ अपने को ध्यान में रखना है, स्थिति का तात्पर्य होता है कि कई क्षेत्र, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थिति का तात्पर्य होता है धरातल का आकार कैसा है, कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत समतल एवं मंद ढाल होते हैं। कौन से क्षेत्र? ऐसे क्षेत्र जहां मुख्यतः समतल और मैदानी क्षेत्र और कम ढाल वाले होते हैं, वहां जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। और जिन क्षेत्रों के अंतर्गत तीरवे ढाल हो, पर्वत या पठारी भाग हो, उन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में निवास करती है। तो स्थिति के अंतर्गत लिखेंगे स्थिति। भौतिक कारक के अंतर्गत पहला कारक था स्थिति, कि जिन क्षेत्रों का ढाल मंद एवं समतल या मैदानी भाग हो, वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिवहन, दूर संचार सेवाएं अधिक उपलब्ध होती है, जबकि पर्वतीय एवं पठारी भागों में इनका अभाव
होता है। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक कारक का उपविभाग है स्थिति का तात्पर्य होता है कि जिन क्षेत्रों का ढाल मंद एवं समतल या मैदानी भाग हो वहाँ लोग अधिक मात्रा में निवास करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिवहन दूरसंचार सेवाएं अधिक उपलब्ध होती है। जबकि पर्वतीय या पठारी भाग हो या कठोर क्षेत्र हो, उन भागों के अंतर्गत ये जो दूर संचार सेवाएं हैं या परिवहन जो सेवाएं हैं इनकी कमी होती है। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ देखिए कई बार मुख्यतः कि समतल या मैदानी भागों के अंतर्गत लोग अधिक मात्रा में निवास क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो अपना जवाब होगा क्योंकि इन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, परिवहन दूरसंचार सेवाएं, ये अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अतः इन क्षेत्रों के अंतर्गत लोग समतल या मैदानी भागों के अंतर्गत बसने को प्राथमिकता या वरीयता देते हैं। अब फिर इसके बाद में अपना नंबर 2 आ जाता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में दूसरा जो उपविभाग है वो है जल की उपलब्धता। नंबर 2 जो है भौतिक कारक के अंतर्गत दूसरा जो भाग आ जाएगा वो आ जाएगा जल की उपलब्धता। भौतिक कारक का दूसरा विभाग है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता का तात्पर्य होता है कि जल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जल आसानी से या सरलता से उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों में लोग बसने को प्राथमिकता या वरीयता देते हैं, क्योंकि प्राचीन समय के अंतर्गत लोग मुख्यतः नदी घाटियों के अंतर्गत बसने को प्राथमिकता देते थे। जबकि जिन क्षेत्रों में जल आसानी से या सरलता से उपलब्ध नहीं होता है उन क्षेत्रों में लोग बसने को प्राथमिकता बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि जल का उपयोग मुख्यतः नहाने, कपड़े धोने, सिंचाई, मत्स्य पालन और साथ में नौकायान, इनके अंतर्गत इनका उपयोग अधिक होता है। अतः जिन क्षेत्रों में जल आसानी से या सरलता से उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा मात्रा में बसने को वरीयता देते हैं या प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जल का उपयोग मुख्यतः नहाने, कपड़े धोने, सिंचाई, मत्स्य पालन, कृषि और परिवहन संचार सेवाएं के अंतर्गत इनकी उपयोगिता अधिक होती है। अतः लोग उन क्षेत्रों को बसने को प्राथमिकता देते हैं। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जल आसानी से या सरलता से उपलब्ध नहीं होता है उन क्षेत्रों में लोग बसने को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो आगे देखिए जल की उपलब्धता। इनका तात्पर्य होता है कि जिन क्षेत्रों में जल आसानी या सरलता से उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों में लोग बसने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जल मानव जीवन का आधार है
जल मानव जीवन का आधार है। मनुष्य जल का उपयोग मुख्यतः सिंचाई, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, नौकायान व कपड़े धोने, मनोरंजन कार्यों में किया जाता है। अतः प्राचीन समय में नदी घाटियों में लोग बसने को प्राथमिकता देते थे, जबकि जिन क्षेत्रों में जल सरलता से उपलब्ध नहीं होता है, उन क्षेत्रों में लोग कम बसने को वरीयता देते हैं। भौतिक कारक में दूसरा कारक था जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता का तात्पर्य होता है कि जिन क्षेत्रों में जल आसानी से या सरलता से उपलब्ध होता है, उन क्षेत्रों में लोग बसने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जल मानव जीवन का आधार है। मनुष्य जल का उपयोग मुख्यतः सिंचाई, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, नौकायान एवं कपड़े धोने, मनोरंजन कार्यों में किया जाता है। इसी कारण से प्राचीन समय के अंतर्गत नदी घाटियों में लोग बसने को प्राथमिकता देते थे, जबकि जिन क्षेत्रों में जल सरलता से या आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, उन क्षेत्रों में लोग बसने को कम वरीयता देते हैं। तो देखिए, भौतिक कारक के अंतर्गत अपने दो इसके उपविभाग कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो है वो है जलवायु। तीसरा जो कारक है वो कौन सा है? जलवायु। जलवायु का तात्पर्य है, तीसरा जो कारक है जलवायु, जलवायु देखा जाए तो जलवायु जिन क्षेत्रों की जलवायु मुख्यतः मानव को सुख प्रदान करने वाली होती है, जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव को सुख प्रदान करने वाली होती है या मानव के अनुकूल होती है, उन क्षेत्रों में लोग बसने को अधिक प्राथमिकता देते हैं। जिन क्षेत्रों की जलवायु मुख्यतः उष्ण या अत्यधिक शीत
वाली हो उन क्षेत्रों में लोग बसने को कम प्राथमिकता देते हैं या कम वरीयता देते हैं। अतः जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव को सुख प्रदान करने वाली हो या मानव के अनुकूल हो उन क्षेत्रों में लोग बसने को प्राथमिकता देते हैं। तो अपना आगे होगा जलवायु। जलवायु का तात्पर्य होता है कि जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव को सुख प्रदान करने वाली हो या मानव के अनुकूल हो उन क्षेत्रों में लोग अधिक मात्रा में बसने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जो जलवायु है वो मानव के कार्यों में अत्यधिक मात्रा में सहयोग करती है। जिन क्षेत्रों की जलवायु अधिक मात्रा में शीत या उष्ण वाली हो उन क्षेत्रों में लोग बसने को कम प्राथमिकता देते हैं। ठीक।